Mataram students, this is Abhishek Tripathi. Welcome to the Tripathi tutorials. Students, today I am going to teach you most interesting and easy chapter of class 10th in chemistry portion, which is chemical reaction and equations. स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजी चैप्टर है और आप अगर इसको करते हैं तो आपके इस चैप्टर से फुल मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, बस कुछ बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। और आई होप कि जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊँगा वो सारी चीज़ें आप लोग समझ पाएंगे। गाइज, हमने बहुत ही मेहनत से कुछ इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स मैं ले करके आया हूँ, जो आपको विद द हेल्प ऑफ फिगर, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आई होप सारी चीज़ें आप बहुत ही ईजिली समझ जाएंगे। वन मोर थिंग इज़, आप अगर चाहते हैं कि इस नोट्स जो भी एक्सप्लेनेशन पार्ट है, अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल त्रिपाठी ट्यूटोरियल से उसको ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा अपने चैनल का। और स्टूडेंट्स, आपको वहाँ पर बेनिफिट क्या होगा कि आपको वहाँ पे नोट्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। दोनों एक ही पीडीएफ में मैं कंपाइल करके वहाँ पर डाल देता हूँ और वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने फेयर कॉपी बना सकते हैं, जिसमें आप नोट्स आसानी से लिख सकते हैं। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एडवांटेज ये रहेगा आपके पास कि आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं और साथ ही साथ आप आसानी से नोट्स भी बना सकते हैं। जबकि हम देखते हैं बहुत सारे चैनल्स पर केवल आपको स्टडी मटेरियल मिलते हैं, नोट्स प्रोवाइड नहीं होता है। लेकिन हमने सोचा कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड करें, जिसके लिए हमने इसको एक पीडीएफ में कंपाइल किया है और उसको हमारे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चैप्टर स्टार्ट करता हूं। उससे पहले एक बात और कहना चाहता हूं कि गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट वी नो अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या हैं, क्योंकि हमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल चेंज क्या होता है। और केमिकल चेंज तब हमें पता होगा जब हमें पता होगा कि फिजिकल चेंज होगा। तो बेसिकली हम लोग प्रीवियस क्लासेस में कुछ स्टडी किए हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे और उसको अच्छे से समझेंगे। अगर हम सिंपली कहें तो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ठीक है, क्या होता है कि इन अ रिएक्शन इन विच, या फिर कह सकते हैं अ चेंज इन विच वन आर मोर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल चेंज। कैसे पता चलेगा कि हमें कोई केमिकल चेंज है? कुछ प्रॉपर्टीज़ भी जानते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो है कि केमिकल चेंजेस आर नॉट रिवर्सिबल। जनरली जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना, अगर फल एक बार पक चुका है तो फिर उसे कच्चा नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से ग्रोइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग अगर ग्रो कर गया, अब वो 5 साल से 15 साल में चला गया, 25 साल में चला गया, 40 साल में चला गया, तो वो फिर छोटा नहीं हो सकता है। ये पॉसिबल नहीं, ये मतलब रिवर्स नहीं किया जा सकता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, अब दूध से हमने अगर दही बना लिया है तो मिल्क से कर्ड बन गया, तो क्या आप कर्ड से मिल्क बना सकते हो? कभी नहीं बना सकते हैं। इसी तरह से बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ पेपर, ये सारे ही ऐसे प्रोसेस हैं जो कि एक बार अगर चेंज हो जाते हैं तो फिर यहाँ पर ये रिवर्स ऑर्डर में नहीं आ सकते हैं। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यही है केमिकल चेंजेस का कि दीज आर नॉट रिवर्सिबल, दीज आर इरिवर्सिबल। ठीक है, ये रिवर्स नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, आप जैसे एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है और आप इसको देखेंगे फिगर में भी, तो एक सिंपल सा सल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, जो कि ब्लू कलर का है। जब उसमें आयरन नेल्स को हमने डीप किया तो आफ्टर सम टाइम हम देख रहे हैं कि जो सॉल्यूशन का जो कलर है वो टर्न हो जा रहा है किसमें? ग्रीन कलर में। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ड्यू टू द केमिकल चेंज। अब आप चाहें कि फिर से ग्रीन कलर को ब्लू में कन्वर्ट कर लें तो यहाँ पॉसिबल नहीं है।
तो यहाँ पर हम एक कैरेक्टरिस्टिक और देख रहे हैं कि यानी अगर केमिकल चेंज है तो वहाँ पर चेंज इन कलर भी हो रहा है। यानी अगर किसी सब आप ड्यूरिंग एनी चेंज इफ द कलर इज चेंज सो कैन वी कैन से दैट केमिकल चेंज। तो वहाँ पर भी केमिकल चेंज होने की पॉसिबिलिटी पूरी बनती है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। यहाँ हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आयरन को रख दिया और आफ्टर सम टाइम देखा तो जो सोल्यूशन था वो बन गया किसका, आपका फेरस सल्फेट, और कॉपर जो होगा वो आयरन नेल पे डिपॉजिट हो जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट को गाइज आप घर पर भी देख सकते हैं, हाँ आपके पास अगर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हो तो। ओके, लेट्स सी फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज जनरली जो होते हैं नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, यानी ड्यूरिंग एनी चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। यानी किसी भी चेंज में अगर कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो आप बोलेंगे उसे फिजिकल चेंज। नया सब्सटेंस इन द सेंस कि उसकी कंपोजिशन में चेंजेस। अब सपोज दैट जैसे आप सोच रहे होंगे कि सर अगर हम लिक्विड को आइस में कन्वर्ट कर देते हैं तो लिक्विड से आइस एक नया सब्सटेंस बन गया। नहीं, नया सब्सटेंस तो है लेकिन उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं। उस वाटर का भी फार्मूला H2O होगा, उस आइस का भी फार्मूला H2O होगा, उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है, उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो ये न्यू सब्सटेंस नहीं बना। न्यू सब्सटेंस तब बनता जब वो वाटर सोडियम के साथ सपोज दैट रिएक्ट करता और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता, तो आप कहते हैं कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, बट यहाँ पर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जनरली फिजिकल चेंजेस में अगर हम लोग देखते हैं तो चेंज इन स्टेट, उसके फिजिकल स्टेट में चेंजेस जाते हैं। जैसे सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, गैस टू लिक्विड हो गया, लिक्विड टू सॉलिड हो गया, या डायरेक्ट सॉलिड टू गैस हो गया। मतलब जो आप फिजिकल प्रोसेस जानते हैं, मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन, सब्लिमेशन, दीज आर फिजिकल चेंजेस। ये सारे जो होते हैं ये फिजिकल चेंजेज होते हैं। एक यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है बर्निंग ऑफ वैक्स एंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स। तो बर्निंग ऑफ वैक्स जो है यानी मोम का जलना जो है वो केमिकल चेंज है, लेकिन मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है वो एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि वो केवल मेल्ट कर रहा है। वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उसको हम कोल्ड कर देंगे, फिर से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब वो बर्न हो जाता है, वो जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में चला जा रहा है, तो वहाँ पर हो रहा क्या, केमिकल चेंज। तो हम लोग देखते हैं कि क्या हम ऑब्जर्व करें हाउ टू डिटरमाइन केमिकल रिएक्शंस। कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं कि कहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास, जो 5 ऑब्जर्वेशंस हमने यहाँ नोट डाउन किया है। फर्स्ट है उसमें आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज ऑफ स्टेट। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि देयर इज अ केमिकल चेंज। लेट्स सी विथ एन एग्जांपल ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट वी नो गैस इवॉल्व। गैस इवॉल्व में देखिए तो फर्स्ट रिएक्शन हमने एक कॉलम बना दिया है कि गैस इवॉल्व है और दूसरी तरफ आपका एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट में देखिए गैस इवॉल्व क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप यहाँ एग्जांपल में देखिए तो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को K2S यानी पोटेशियम सल्फाइड के साथ जब हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं तो एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। यानी आप कह सकते हैं अगर हम एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पोटेशियम सल्फाइड को डाल देते हैं तो वहाँ से एक गैस का इवॉल्व होने लगेगा, यानी एक गैस निकलने लगी। तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एक केमिकल चेंज हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे हमें ऐसा देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आपका लेफ्ट साइड जो है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। एरो के लेफ्ट साइड के सभी सब्सटेंस को हम कहते हैं रिएक्टेंट और राइट साइड के सब्सटेंस को हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने रिएक्टेंट में AQ यूज किया है। H2O जो है AQ, यानी कि वो वाटर सोल्यूबल जो भी सब्सटेंसेस रहते हैं उनको हम एक्वस मीडियम कहते हैं, और यहाँ पोटेशियम सल्फाइड जो होता है वो सॉलिड मीडियम में होता है। तो एक्वस मीडियम में यानी लिक्विड में कह सकते हैं, जब हम सॉलिड मिक्स कर रहे हैं तो उसमें से गैस निकल रहा है जो कि डिफरेंट हुआ। तो हाँ हम पता कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है,
इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है जिससे कि एक केमिकल चेंज है। वहीं सेकेंड देखिए तो वहाँ पे HCl प्लस K2CO3, सेम थिंग वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रहा है। थर्ड देखिए तो वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रहा है। और फोर्थ देखिए तो वहाँ पर NH3 यानी अमोनिया गैस इवॉल्व हो रहा है। तो इन चारों ही केसेस में हम देख रहे हैं कि हम एक्वस मीडियम में जनरली सॉलिड सब्सटेंस या फिर लिक्विड सब्सटेंस मिक्स कर रहे हैं, लेकिन उसमें से हमें एक गैस इवॉल्व हो रहा है जिससे हम बता सकते हैं कि यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है जो कि एक केमिकल चेंज है। सेकेंड था आपका कि यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर होगा। तो बर्निंग प्रोसेस जितने भी होते हैं वो सब इसके एग्जाम्पल हैं। ऑल द बर्निंग प्रोसेस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। क्योंकि जब किसी भी सब्सटेंस को हम लोग बर्न करते हैं तो उसमें टेम्परेचर राइज करता है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि ऑल द बर्निंग प्रोसेसेस आर चेंज इन टेम्परेचर। आप देखते ही हैं। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं तो क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में जब हम मिक्स करते हैं जिसमें डिज़ोल्व करते हैं तो स्लैग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है और साथ में हीट का। इसको आप लोग घरों पर देखे होंगे कि जो मार्केट में जो सिंपल जो चूना मिलता है जो वाइट वॉशिंग के लिए ला करके हम लोग घर पे यूज करते हैं, उसको आप देखते होंगे कि वो पत्थर के जैसा होता है, लेकिन जब उसको वाटर में हम डीप कर देते हैं आफ्टर सम टाइम उसमें से हीट इवॉल्व होता है। ये शो कर रहा है कि ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। अगर आप उसमें हाथ डाल देंगे तो आपके हाथ पर स्प्लिटर्स हो जाएंगे, ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे। ठीक है, तो आप कभी भी ऐसा ट्राई ना करेंगे। थर्ड चेंज इन कलर, कलर में भी चेंजेस होते हैं। तो यहाँ देखिए हमने एक एग्जांपल लिया कि कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है जो कि ब्लू कलर का होता है। जब उसको हमने हीट किया तो वो कॉपर सल्फेट और वाटर में कन्वर्ट हो गया, जो कि कॉपर सल्फेट जो होता है वो वाइट कलर का होता है। तो ब्लू कलर से कन्वर्ट हो गया यहाँ पर वाइट कलर में। तो यहाँ पर भी आप बता सकते हैं कि ये क्या है, आपका चेंज इन कलर है। तो यहाँ पर भी केमिकल चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट पहले क्या होता है हम जानते हैं। प्रेसिपिटेट समझते हैं इनसल्यूबल सॉल्ट्स इन वाटर। ऐसे सॉल्ट जो वाटर में सल्यूबल नहीं होते हैं उनको हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट जनरली जब केमिकल रिएक्शन हो और उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाए जो कि एक्वस मीडियम में डिजॉल्व नहीं होता, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं तो यहाँ पे हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया जो कि कलरलेस है, उसके साथ सोडियम क्लोराइड लिया वो भी कलरलेस है। जब रिएक्ट करते हैं तो फॉर्मेशन होता है सिल्वर नाइट्रेट जो कि कलरलेस है, लेकिन वहाँ पर एक फॉर्मेशन होता है सिल्वर क्लोराइड जो कि प्रेसिपिटेट के, पीपीटी का लॉन्ग फॉर्म होता है वो आपका प्रेसिपिटेट। शॉर्ट में हम लोग पीपीटी यूज करते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक एरो भी बनाया गया, उसको आगे हम बताएंगे ये सारी चीज़ें क्यों यूज किए जाते हैं। गॉट इट। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए तो फेरस सल्फेट लिया गया जो कि आपका लाइट ग्रीन कलर का है। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए जो कि कलरलेस है। जब रिएक्ट करते हैं तो सोडियम सल्फेट बनता है और फेरस हाइड्रोक्साइड बनता है। फेरस हाइड्रोक्साइड इज अ प्रेसिपिटेट। तो फेरस ऑक्साइड यहाँ पर क्या है, आपका प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करा जो कि वाटर सल्यूबल नहीं होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि मतलब जब आप टी बनाते हो, टी भी एक केमिकल चेंज है। उसमें आप देखते हो कि आप जिंजर वगैरह यूज करते हो या फिर टी लीव्स यूज करते हो, वो लास्ट में जब उसे हम फिल्टर करते हैं तो लास्ट में वो उसमें प्रेजेंट रहता है। मतलब उसके अंदर के कंपोनेंट तो घुल जाते हैं लेकिन वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता। जिस तरह से शुगर हमारा कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है तो वो तो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया, मिल्क डिज़ोल्व हो गया, लेकिन आपके जो जिंजर हैं और टी लीव्स हैं इस तरह की चीज़ें डिज़ोल्व नहीं होती। तो वही जस्ट लाइक प्रेसिपिटेट हैं जो कि एक्वस मीडियम में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। तो ऐसा ही हमें केमिकल चेंजेस में भी देखने को मिलता है जिसमें कि ये सारे सब्सटेंस डिज़ोल्व नहीं होते। इन्हीं को हम कहते हैं क्या, प्रेसिपिटेट, जो कि वाटर सल्यूबल इनसल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं। एक तरह के सॉल्ट्स होते हैं जो वाटर में सल्यूबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट था आपका चेंज इन स्टेट, यानी हमारे रिएक्टेंट में कुछ और हो, सब्सटेंस जो है वो किसी और स्टेट में है लेकिन
वो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो किसी और स्टेट में चले जा रहे हैं। जैसे आप एक एग्जांपल की हेल्प से हम लोग देखते हैं, हाइड्रोजन गैस है एंड ऑक्सीजन गैस है, बोथ आर कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। तो गैस गैस मिल करके बना रहे हैं वाटर, जो कि यहाँ पर लिक्विड स्टेट में होता है। तो यहाँ पे गैस टू लिक्विड हो गया, तो यहाँ पर चेंज इन स्टेट हो रहा है। सेकेंड देखिए, तो नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रहे हैं तो अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो भी लिक्विड स्टेट में है। थर्ड आप देखिए, तो आयरन रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, आयरन सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, और फॉर्मेशन जो हो रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि FeO2 सॉलिड बन रहा है, और साथ ही साथ जो हाइड्रोजन गैस है वो गैस के फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सॉलिड लिक्विड मिलकर के सॉलिड और गैस बना लिए। फर्स्ट केस में गैस गैस मिलकर के लिक्विड बना लिए, सेकेंड केस में गैस गैस मिलकर के लिक्विड। तो यहाँ पर रिएक्टेंट में कुछ और स्टेट में सब्सटेंस थे और प्रोडक्ट में किसी और अनदर स्टेट में चले जाते हैं। तो ये आप बता सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है। तो गाइज ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिससे कि हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे केमिकल चेंजेस को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। नाउ लेट्स सी केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग थोड़ा केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो केमिकल चेंज तो हमने जाना सेम एज वही है, बस थोड़ा सा इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शंस आर केमिकल चेंजेस इन विच रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट बाय मेकिंग और ब्रेकिंग अप बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स। तो इसको थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जब बोलते हैं तो प्रोसेस वही है, बस यहाँ पर हमने ऐड कर दिया कि रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट बाय मेकिंग और ब्रेकिंग। या तो यहाँ पे बनते हैं बॉन्ड या फिर टूटते हैं बॉन्ड। एटम्स के बीच के जो बॉन्ड्स होते हैं वो आपस में टूटते हैं या फिर जुड़ते हैं, तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, और इसे ही हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब टाइप्स अगर हम लोग बात करें तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ने 5 ही हैं। कॉम्बिनेशन विच इज आल्सो नोन एज एडिशन, डीकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स। बट हम आपको थोड़ा सा और एक्सटर्नल नॉलेज इसमें देंगे कि इंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आल्सो एक्सप्लेन करेंगे गाइस। अब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन टाइप्स हम लोग आगे स्टडी करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखिए कि वर्ड इक्वेशन पहले हम लोग देखते हैं। 2 तरह के इक्वेशन हम लोग बनाते हैं, एक वर्ड इक्वेशन और एक सिंबॉलिक इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन क्या होता है, सिंबॉलिक इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले जो है वो वर्ड इक्वेशन ही बनाए जाते थे, बट उनको लिखना समझना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता था। तो जब जे बर्जीलियस ने एटॉमिक सिंबल्स का फॉर्मेशन किया, एटॉमिक सिंबल्स को बताया उन्होंने, तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। उसके बाद से हम लोग सिंबल्स का यूज करने लगे, और सिंबल्स के यूज से हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, आसानी से लर्न कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, और स्पेस भी कम लगता है। तो पहले हम लोग वर्ड इक्वेशन को ही देखते हैं कि वर्ड इक्वेशन इज ए केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस इन वर्ड्स रेदर देन केमिकल फार्मूलाज। यानी केमिकल फार्मूलाज के जगह पे अगर हम वर्ड के फॉर्म में रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं तो इसे ही हम कहेंगे क्या, केमिकल इक्वेशन या फिर वर्ड इक्वेशन। जैसे एक एग्जांपल देखिए तो यहाँ पे सॉलिड सोडियम हमने लिखा, क्लोरीन लिखा, दोनों आपस में कंबाइंड हुए सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हमने इसको वर्ड में लिख दिया। पढ़ते हालांकि हम लोग सिंबॉलिक इक्वेशन को भी वर्ड के ही फॉर्म में पढ़ते हैं, बट वर्ड के ही फॉर्म में लिख देना ही वर्ड इक्वेशन कहलाता है। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर वैलेंसीज, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से आपका स्टार्ट होता है कि सिंबल क्या है, किसी भी एलिमेंट के लिए एक कोड यूज होता है। जैसे हम लोग बड़े बड़े नेम होते हैं, पर्सन के नेम होते हैं, तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, इसी के लिए सिंबल्स भी यूज किए गए हैं। हालांकि हमारे पहले जो एटम्स होते थे उनको इस तरह से सिंबलाइज किया सबसे पहले मिस्टर जे बर्जीलियस ने। जे बर्जीलियस के पहले जो सिंबल्स बनाए जाते थे वो हमारे माइथोलॉजिकल जो हैं, जैसे कि हमारे ऐतिहासिक चीज़ें हैं, पुरानी हैं, या फिर धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो उनसे जैसे
अब गोल्ड जो होता है वो येलो कलर का होता है, तो उसको सन से रिप्रेजेंट कर दिया गया, क्योंकि सन भी येलो कलर का होता है, चमकदार होता है। सिल्वर जो होता है वो ठंडा होता है, और सिल्वर ग्रे कलर का थोड़ा सा होता है, तो उसको मून से रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो उसको लिखना समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था, लेकिन इस प्रॉब्लम को सही कर दिया मिस्टर जे बर्जीलियस ने। तो सिंबल्स के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना इक्वेशन को सिंबॉलिक इक्वेशन कहलाता है। और वहाँ पर जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उनकी वैलेंसीज के साथ, वैलेंसीज क्या होती हैं? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विथ अनदर एटम इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ दैट एटम। ठीक है, इट इज़ डिपेंड ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम पर डिपेंड करती है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे आप फाइंड आउट करते हैं? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। गॉट इट? राइटिंग केमिकल इक्वेशन देखिए तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड केमिकल फार्मूले ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। जैसा आपकी एग्जांपल में देख रहे हैं, तो जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4 हमने लिया, ठीक है, गिव्स ZnSO4 प्लस H2। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ सिंबल्स के बारे में हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जिंक के बाद हमने S लिखा है, H2SO4 के पहले DIL लिखा है, फिर AQ लिखा है, और कहीं पे एरो, अपर एरो यूज किया। इन सब का यूज क्या होता है इसको हम आगे अभी हम बताते हैं आपको। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो हमारा जो बीच में जो एरो आता है, जो हॉरिजेंटल एरो होता है, तो उसके लेफ्ट साइड में जो भी सब्सटेंस होंगे हम रिएक्टेंट कहेंगे, और राइट साइड के सभी सब्सटेंस को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो जब हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं सिंबल्स के फॉर्म में रिएक्शन को, तो क्वेश्चन ये आता है हाउ टू मेक आवर इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। कैसे हम अपने इक्वेशन को अधिक से अधिक इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, यानी कि केवल रिएक्शन को ही देख करके हम उस रिएक्शन की सारी चीज़ों को बता पाएँ कि कौन किस स्टेट में है, कौन किससे रिएक्ट कर रहा है, किस फॉर्म में है। ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे बता सकते हैं, इसके लिए हम कुछ बेसिक सिंबल्स का यूज करते हैं। जैसे यहाँ देखिए तो सॉलिड के लिए हम लोग यूज करते हैं यस। अगर किसी भी सब्सटेंस के बाद में ब्रैकेट में इस तरह से यस लिखा गया, तो आप समझ लेंगे कि वो सब्सटेंस उस रिएक्शन में सॉलिड के फॉर्म में यूज किया जा रहा है। अगर ब्रैकेट में यल लिखा है तो वो लिक्विड के फॉर्म में यूज किया जा रहा है। जी लिखा है तो गैस के फॉर्म में यूज किया जा रहा है। और ए क्यू आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ए क्यू अगर लिखा गया है तो ए क्यू का मतलब होता है एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम इन द सेंस कि वो जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो वाटर सल्यूबल है। अगर वो वाटर सल्यूबल होता है तो उस सब्सटेंस को हम लोग एक्वस मीडियम में कहते हैं। अपर एरो जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोड्यूस्ड गैस। ये जनरली अपर एरो जो भी हम लोग यूज करेंगे तो ध्यान रखेंगे प्रोडक्ट के साइड में ही यूज करेंगे। कभी भी रिएक्टेंट के साइड में हम अपर एरो का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये गैस को तो रिप्रेजेंट करता है लेकिन प्रोड्यूस्ड गैस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वहाँ पे गैस का प्रोडक्शन हो रहा है। तो रिएक्टेंट में प्रोडक्शन नहीं होता है, प्रोडक्ट में प्रोडक्शन होता है। तो आप अपर एरो हमेशा जब भी गैस के लिए यूज करेंगे तो आप प्रोडक्ट साइड में यूज करेंगे। अगर रिएक्टेंट साइड में गैस है तो आप उसके लिए सिंपली जी यूज करेंगे। और लास्ट जो है आपका कि फॉर प्रेसिपिटेट फॉर्म इन द रिएक्शन, उसके लिए लोअर एरो हम लोग यूज करते हैं। तो लोअर एरो जब भी यूज करेंगे ये भी प्रोडक्ट साइड में यूज करेंगे, कभी भी आपका रिएक्टेंट साइड में नहीं यूज किया जाएगा। वन मोर थिंग, अगर हम DIL यूज करते हैं तो DIL का मतलब दिल नहीं होता है, यहाँ पे उसका मतलब होता है डाइल्यूट। डाइल्यूट यानी कि जो हल्का होता है, जो गाढ़ा नहीं होता है। और कहीं पे अगर आपको यूज मिलता है CONC, कॉन्क मीन्स कंसनट्रेटेड, ठीक है। तो कंसनट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा, यानी जो पर्टिकुलर सब्सटेंस वो बहुत ही गाढ़ा है। और अगर DIL लिखा है तो वो हल्का है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे इसी तरह से बढ़ते चलेंगे। स्टूडेंट्स इस चैप्टर का PDF हम अपने टेलीग्राम लिंक में डाल देंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में होगा। आप वहां से उस लिंक को डाउन पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और वहां से PDF ले सकते हैं। और इस PDF से आप अपने नोट्स भी लिख सकते हैं, NCERT सॉल्यूशंस भी कर सकते हैं,
और सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेनेशन में यहाँ मिल ही रही हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और उन अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ जो कि जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।